आगे आते हैं जी। डे 3 में भी हमारे पास इफ्तारी और डिनर तो वही होगा। डिनर में हमारे पास एक्सेप्ट ये कि डिनर में डे 3 में हमारे पास रात को बिरयानी भी थी। खैर, डे 3 पे आते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज से स्टार्ट होता है जी। सुबह सुबह 6-7 बजे, 7 बजे आपको बुला लिया जाता है बाहर के जी, अपने ट्राउज़र शर्ट्स पहन के या फिर जो ट्रैक सूट है पहन के, और किट करके आप बाहर आ जाएं अपने चेस्ट नंबर पहन के। आप बाहर आते हैं, लाइंस में आपको ग्रुप्स की लाइंस में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पे ब्रीफिंग दी जाती है। अंदर जाके भी ब्रीफिंग दी जाती है कि जी ये 0 पॉइंट है और वो है, वो मंकी ब्रिज है, वो हाई जंप है, वगैरह वगैरह। तो जो मेन आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं 6 की 6 मैंने ये लिखी हुई हैं जो मुझे याद हैं, और यही हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं थी। वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है जी टायर क्रॉसिंग। टायर एक रस्से के साथ ऊपर से लटकाया हुआ है और वो ज़मीन से कोई 4-5 4 1 फुट ऊंचा होगा। तो उसके अंदर आपने एंटर होकर एक साइड से दूसरी साइड पे निकलना है, ठीक है। एक वो है। ये मैं बता दूं कि सिर्फ एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट था, वो सिर्फ इसको नहीं कर सकता था क्योंकि वो इसमें से निकल नहीं सका था, एंड ही न्यू इट। इसी तरह वो दूसरा हाई जंप नहीं कर सका था क्योंकि हाई जंप जो है वो 3-3.5 फुट ऊंचा होता है, तो वो जितना ओवरवेट था उससे नहीं हुआ था। मेरे से भी हार्डली हुआ था, हालांकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी उसकी। मैं वजह आपको बताता हूँ अभी। मंकी ब्रिज है। मंकी ब्रिज क्या है कि एक सीढ़ी के साथ आप ऊपर जाएंगे, फिर आगे ना दो रस्से लगे हुए हैं, ठीक है जी। एक पोल इधर है, दूसरा पोल उधर है, दोनों के दरमियान में दो रस्से लगे हुए हैं। उनको उन्होंने टाइट किया हुआ है। तो ऊपर वाले रस्से को आप हाथों से पकड़ेंगे, नीचे वाले के ऊपर आप पाँव रखेंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल इस तरह चलते जाएंगे। एंड पे पहुंचेंगे, वहां पे एक और रस्सा है जो कि वर्टिकल है। उसको पकड़ के आप नीचे आएंगे, उसके ऊपर एक जगह पे मार्क लगा हुआ है ब्लैक कलर का, उस तक आपने ऐसे जो है ना आना है, ठीक है। आप बिल्कुल ऊपर से जंप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो मंकी ब्रिज जो है काफ़ी कुछ लोगों को वो फोबिया होता है हाइट का, तो वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट आई सॉ वन पर्सन के जो इधर से गिरा भी था, बट ही गॉट अप अगेन एंड ही डिड इट, ठीक है। तो वेरी वेरी करेजियस ऑफ हिम। फिर हाई जंप है जी। तो हाई जंप जो है वो 3-3.5 फुट ऊंचा होता है। आई थिंक 3.5 फुट के अराउंड होगा, ठीक है। लेकिन उसका इशू ये है कि इसके दोनों साइड पे जो मिट्टी है ना, दोनों साइड पे, क्योंकि आप किसी भी साइड से जंप कर सकते, दोनों साइड पे मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नरम है, जिसकी वजह से जब आप नज़दीक जाकर जंप करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आप 4 फुट का जंप मार लेंगे, लेकिन हार्डली उसके ऊपर से आप पार कर पाते हैं। काफ़ी लोग जो है सेकंड थर्ड ट्राई में जाके इसको पार कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी कोशिश है, अगर आपसे नहीं होता आप दूसरी ऑब्स्टेकल्स कर लें, फिर आप उसको ट्राई करते रहें, नहीं होता, 2 मिनट का टाइम है टोटल, तो फिर भी इट्स ओके। डिच क्रॉसिंग है, ऑलमोस्ट 4 फुट का गड़ा है जी। उसके दोनों साइडों पे वो मोटा सा कारपेट सा रखा हुआ है ताकि आपको चोट ना लगे, इनके हिसाब से नहीं होता। तो वो वैसे हो जाता है, मैं जस्ट 2 कदम लेके आप ऐसे जंप मारेंगे, अब मेरा वेट भी जो है, मैं भी ओवर वेट हूँ स्टिल, बड़ी इजीली ये डिच क्रॉसिंग हो गई थी। डिच क्रॉसिंग के बाद आती है जी जिग जैग। जिग जैग है कि थोड़ा सा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते उसको, ठीक है जी। और वो कह लें कि एक पाँव से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी वो पट्टी होगी जो लकड़ी की है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर आपने पाँव रख के चढ़ना है, फिर दूसरा पाँव रख के आप ऊपर होंगे, एंड उसके ऊपर आपने बगैर नीचे हुए या बगैर हाथ लगाए चलना है, ठीक है। पहले वो सीधा जाएगा, पहले फिर वो थोड़ा सा राइट को होकर जो है ना एलिवेट होगा, ऊंचा होगा, और राइट को होगा, फिर आप उधर ही मोड़ काटना है बगैर हाथ लगाए। फिर वो लेफ्ट को होगा, नीचे होगा, अगेन आपने उसी तरह जाना है, फिर दोबारा वो ऊपर होता है स्ट्रेट, और फिर आपने नीचे जंप करके आ जाना है। ये जिगजैग है, ठीक है जी। और लास्ट में भी है बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग क्या है कि 3 रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहली जो है वो कह लें कि 2.5-3 फुट होगी मैक्सिमम, छोटी सी है। तो उसके आपने ऊपर से जंप करना है, ठीक है जी। दूसरा जो आगे रस्सी लगी हुई है उसके आपने नीचे से जाना है, ठीक है जी। और फिर जो आगे निकल के आप तीसरी रस्सी है उसके भी आपने ऊपर से जंप करना है। सो अप डाउन अप, इस तरह आपने उस बॉक्सिंग रिंग को क्लियर करना होता है। सारे उनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, और मैंने बॉक्सिंग रिंग जो है वो 2-3 दफ़ा रिपीट भी किया था। खैर, आगे आते हैं जी। कमांड टास्क था। कमांड टास्क क्या है जी, उसमें आपको एक कमांड टास्क दिया जाएगा कि जी ये सेटअप बना हुआ है, इसमें आपके पास ये ड्रम में फट्टे हैं या फिर कोई एक आधी और चीज़ हो सकती है, और आपने इनको दूसरी साइड पे लेके जाना है। ये 5 बंदों की आपकी टीम है, और टीम वो आपको बता देंगे कि आपसे आगे या आपके पीछे वाले 5 चेस्ट नंबर हैं वो आपकी टीम होते हैं, ठीक है जी।
और उनको आपने बुलाना होता है, लेकिन उनको बुलाने से पहले आपने पहले 2 मिनट हैं आपके पास, उनमें आपने उस पूरे को प्लान करना है अपने जहन में। आपको पता होना चाहिए ये मेरे पास जो भट्टे हैं उनकी लेंथ कितनी है, ये वहां से लग जाएगा या नहीं लगेगा। फिर अच्छा मेरा एक पाथ मेरा बन गया जी कि इसके ऊपर हम चल के जा सकते हैं। तो लास्ट जो आदमी आएगा वो किस तरह से आएगा, या बाकी का सारा सामान, फॉर एग्जांपल मैं दरमियान में ड्रम पे फटा रख के आगे जा रहा हूँ, तो मैं ड्रम जो है वो लास्ट वाला बंदा किस तरह लेके आएगा, ये भी आपने प्लान करना होता है। ये सारा कुछ होता है, ठीक है जी। उसकी टाइमिंग होती है, इनबाउंड आउटबाउंड का ख्याल रखना होता है कि कौन सी चीज़ के ऊपर आप पाँव रख सकते हैं, किसके ऊपर आप नहीं जा सकते। और इसी तरह सामान के लिए कौन सा इनबाउंड है कौन सा आउटबाउंड है, टाइमिंग उसकी है, मेरे ख्याल में 10 मिनट होते हैं या 5 मिनट होते हैं। और अगर वो एक दफ़ा आपका चल जाता है सिस्टम के भाई आप लगा के बंदे भेज रहे हैं, 2-3 बंदे गुजर गए, तो फिर वो आपसे पूछेंगे जी कमांडर साहब प्लान क्या है। प्लान क्या है कि जी आप इस तरह से लेके जा रहे हैं, अच्छा फिर आखिरी बंदा कैसे आएगा, ठीक है। आपने वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, अगर वो नहीं ठीक तो फिर वो आपकी गलती है। आप कमांडर हैं तो आपको उसका जिम्मा लेना पड़ता है, ठीक है। आई नो अ पर्सन के वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और उनका ऑल्दो जो कमांड टास्क है वो फेल हो गया आखिरी बंदे के बारे में, या उसके सामान के बारे में स्ट्रेटजी नहीं थी उनके पास। बट सर ने कहा जी कि इसका कसूर क्या है, इनमें से किस बंदे का कसूर है जिसको आप एंड पे छोड़ के जाएंगे कि उसने गलती किया, उसने सही काम नहीं किया। तो वो उसने कहा सर ये मैं कमांडर हूँ, ये मेरी गलती है, मैं इसको अपने ऊपर लेता हूँ। सर ने 2-3 दफ़ा कहा, 4 दफ़ा कहा, उसने फिर भी अपने ऊपर ही लिया। एंड दिस शोज हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन दैट पर्सन टेक्स। और उसका री इंटरव्यू भी हुआ और उसको फाइनल इंटरव्यू की कॉल भी आई हुई है। तो कमांड टास्क इज़ नॉट नेसेसरी कि जी आपका कंप्लीट होगा, मेरा कंप्लीट हुआ था मुझे नहीं आई, ठीक है जी। फिर आगे आते हैं जी, डिस्कशन और ग्रुप गॉसिप भी होती है कि जब वो मुझे कमांड टास्क के लिए लेके जा रहे थे सर, तो उनके साथ डिस्कशन हुई कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कितने हैं, एंड मैं घुलता मिलता किसके साथ हूँ, वगैरह वगैरह। एंड काफ़ी अच्छी मज़े की डिस्कशन थी। फिर उसके बाद है जी अपने आप को उस ग्रुप में रेट करें, या फिर अपने ग्रुप को रेट करें। वो तो खैर उन्हीं उसी अगेन बंदे का था कि भाई इन लोगों में से कौन है जो सबसे निकम्मा है, जिसने कोई काम नहीं किया वगैरह। खैर लेकिन जो रेटिंग द होल ग्रुप है ना, वो 13 बंदों का को रेट करना है आपने। छोटी सी आपको पर्ची दे दी जाती है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको बिठा दिया जाएगा, चेस्ट नंबर आपके सामने होते हैं, और वो आपको कहते हैं कि इन सारे लोगों को नंबर वाइज रेट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक लिखा हुआ। तो पहले नंबर पे आप क्या समझते हैं कि जो फील्ड टास्क एफटीओ की एक्टिविटीज़ हैं उनमें पहले नंबर पे किस बंदे ने परफॉर्म किया है इस पूरे ग्रुप में से, उसका चेस्ट नंबर आगे लिखना है आपने, ठीक है। अपने आप को भी रेट करना है और बाकी सारों को भी रेट करना है। तो दिस इज़ इट। मैं अपने बारे में आपको नहीं बता रहा क्योंकि मैंने अपने आप को काफ़ी हाई रेट किया था, एंड मैंने यहाँ पे भी रेट किया, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी। एंड मे बी इट इज़ समथिंग दैट बैकफायर्ड मी, कि उसने मुझे कहा उसको लगा होगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो मुझे नहीं बुलाया गया। फिर आप वापस रूम्स में चले जाते हैं। हमारा लास्ट ग्रुप था जो वापस जा सका था। फिर वहाँ पे जाते ही आपको जो आखिरी ग्रुप पहुँच जाएगा तो वो आप कहते हैं कि जी तैयार हो जाए अपने साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के लिए। तो आपने मुंह शूध धो के पेंट कोट पहनना है, अपना शूज़ वगैरह पहनने हैं। तो साइकोलॉजिकल इंटरव्यू जो है वो साइकोलॉजिस्ट के साथ होगा। अगेन 4 साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट रूम्स में बैठे हैं। हमारा जिस बंदे ने पहले दिन प्रोफार्मा वगैरह फिल करने के बाद जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले टेस्ट लिए थे, उसी बंदे के साथ मेरा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू भी था, ठीक है जी। तो वो खान साहब थे, काफ़ी चिल बंदे थे। खैर उसके बारे में, ये सावल एक मेरा दोस्त है, उसकी स्टोरी भी है। वो एक्चुअली चेस्ट नंबर 1 था आई थिंक, और वो हमारे ग्रुप में पहले नंबर पे था। तो वो जब गया है साइकोलॉजिकल इंटरव्यू के लिए सर के पास, तो थोड़ी बहुत बातें शातें हो गई उससे ना। उन्होंने पूछ लिया जी कि आपका कोई रिलेशनशिप है नहीं है, ये वो मतलब ना कि इसके बारे में एक बात है। खैर जो रिस्पांस था, जो सर जो है ना वो एक बात खुद ही पूछ के कि ऐसे ऐसे किया है या नहीं हुआ, ये बात पूछ के खुद ही सर भी हंस पड़े और वो बंदा भी हंस पड़ा। तो ये भी चीज़ चलती है। लेकिन खैर आते हैं मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने पूछा मुझे इसके ऊपर काफ़ी ग्रिल किया है कि भाई आपने डिग्री कर ली, फिर नौकरी जो है छोड़ के तुम इधर आ गए हो, सीएसएस तुम्हारा हुआ नहीं है, तुम्हारी कोई अचीवमेंट नहीं है डिग्री के बाद, कोई एक चीज़ बता दो ये वो। बट मैं अब जिस तरह से डिफेंड कर सकता था मैंने किया कि जी ये मेरा पैशन है, एंड आई वांटेड टू टेक द रिस्क, और मैंने आई वांटेड टू अचीव समथिंग।
फिर गर्लफ्रेंड के बारे में, रिलेशन, सेक्स किया है कि नहीं किया, क्यों नहीं किया, मौका ही नहीं मिला या किसी ने मुंह ही नहीं लगाया, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली या ये वो, आपका इसके बारे में क्यों लड़कियों के साथ आप क्या मसला क्या है, लड़कियां अच्छी नहीं होती यार, सेक्स एक ज़रूरत है, सेक्स किया करें, मज़ा आता है। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरी मोरालिटी और मेरी पर्सनैलिटी मुझे इजाज़त नहीं देती, मेरी जो तरबियत है और मेरी मोरालिटी इस चीज़ के बारे में मुझे इजाज़त नहीं देती व्हाट्सएवर। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि कोई लड़की पसंद भी नहीं आती या फिर कोई लड़की अच्छी है ही नहीं, कोई इतनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। मैंने कहा सर लड़कियां खूबसूरत हैं एंड आई एडमायर इट, लेकिन मुझे अपनी लिमिट्स का पता है भाई कि मैं एक लिमिट तक रहना है। मैं आई कैन नॉट गो इनटू रिलेशनशिप्स, आई कैन नॉट फ्लर्ट विद देम और हैव एनी इंटीमेसी विद देम। मेरी शादी होगी तो उसके बाद कर लेंगे, बस दैट्स इट। फिर ड्रग्स, कोकेन वगैरह आप ये करते हैं ये वो, मैंने कहा नहीं सर। फिर फ्रेंड्स के बारे में, जो लोग कुछ फ्रेंड्स आपने मेंशन किए होंगे अपने प्रोफार्मा में, उनके बारे में ये कौन है, खासकर वो जिनके साथ आपका 5 साल से ताल्लुक है, ठीक है जी, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये आप कितने अरसे से जानता है, किस तरह से जानता है, इसका नंबर क्यों नहीं लिखा, वगैरह वगैरह। इसी तरह फैमिली के बारे में, आपके फादर के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, वगैरह वगैरह, किसी ने अगर पसंद की शादी की हुई है उसके बारे में क्या ख्याल है या जो भी, ये सारा कुछ है। फिर वापस जब आप रूम चले जाते हैं तो वहाँ पे अगेन लूडो, ताश वगैरह आप खेल सकते हैं। लूडो और ताश वहाँ पे पड़ी होती है, बाहर टेबल भी पड़ा होता है, हम उधर बैठ के बहुत इंजॉय किया। मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव मैनी फ्रेंड्स जिनके साथ हमारा साइकोमेट्रिक था। ऑब्वियसली काफ़ी सारों को कॉल्स नहीं आई, लेकिन सारे दे आर हाईली कैपेबल एंड वेरी मच कॉम्पिटेंट पीपल। और डिनर भी उस दिन उसमें बिरयानी थी, जो डे 3 का डिनर था हमारा, और टी भी थी, लेकिन वो टी मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी। तो ऊपर जो बाद में क्या उसको कहते हैं यार, डब्बे के दूध वाली चाय, वो ज़्यादा मज़े की थी। और फिर डे 4 पे जनाब आपको सुबह सुबह अगेन हमारी सैरी हुई थी, फिर दोबारा हम सो गए। फिर 8 साढ़े 7 के अराउंड, आई थिंक, या 7 बजे के अराउंड उन्होंने कहा जी कि उठें, अपनी पैकिंग करें और सूट शूट पहने, ठीक है जी, जो आपने फॉर्मल पहनना है वो पहने, अपना सामान वगैरह सारा पैक करके ऊपर 8th फ्लोर पे या 7th फ्लोर पे पता नहीं छोड़े, और उसके बाद फिर चले कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है जी। तो कॉन्फ्रेंस रूम जाके वो आपको गुड बाय भी कहते हैं और कह देते हैं कि आपने यहाँ पे वेट करना है, जिस चीज़ का चेस्ट नंबर कॉल किया जाएगा वो सारे सारे उसी तरतीब से आते जाएंगे। तो जो दो दो तीन तीन लोग जाते हैं, मेरे ख्याल में उनको री इंटरव्यू का मौका दिया जाता है। जो 10 15 या 8 9 लोग इकट्ठे लेके जाता है ना वो बंदा, वो सीधा घर ही जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। और कुछ लोगों की बारी जल्दी आ जाएगी री इंटरव्यू की भी, या फिर इवन घर जाने की भी, वो आपकी किस्मत पे है। कुछ लोगों की जैसे हमारी है, हम कोई मेरे ख्याल में 10:30 11 बजे तक बैठे, 11:30 12 बजे तक बैठे रहे उधर ही। और उस दिन शायद जुमा भी था खैर, तो और रोज़ा भी था। रोज़ा खैर हमने नहीं था रखा हुआ, मैंने 2 3 दिन वो रोज़े छोड़े हुए थे। तो हमारी जब बारी आई तो उन्होंने कहा जी कि जाएं आप अपना ऊपर से सामान ले और गुड बाय। हमारा मोबाइल जो है पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि जब चेस्ट नंबर लॉट होता है वहाँ पे आपका मोबाइल रख लिया जाता है। तो मोबाइल वहाँ से लिया और हम बाहर आ गए, एंड दिस वाज इट फॉर साइकोलॉजिकल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग ऑफ ADMOD। 4 दिन की एक्टिविटीज सारी की सारी मैंने जितनी मेरे जहन में था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कुछ वाक़यात जो हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं लोगों की, और मतलब कुछ इशारे काफ़ी होते हैं। खैर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, and if this video was helpful, make sure you like and subscribe, and may this help you in your future interviews, not only in MOD but also in ISSP or CSS और PMS। किसी का भी आप साइकोमेट्रिक इंटरव्यू देने चाहें तो चीज़ों का ख्याल रख के जाएं, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जो हैं वो प्रिपेयर करके जाएं। अपने घर वालों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, फ्रेंड्स के साथ स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, और वाई यू वांट टू ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, या वाई वी शुड सेलेक्ट यू, हायर यू। इस तरह की चीज़ें जो हैं इनके जवाब आपको पहले से पता होने चाहिए। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मे बी इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कर दिया जाएगा। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।